नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमऊ वाला पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग इतिहास में यानी प्राचीन इतिहास में ऋग वैदिक काल या वैदिक काल देखेंगे, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है ऋग वैदिक काल में कि सिंधु सभ्यता का पतन लगभग 1500 ईसा पूर्व तक हो गया था। इसके पश्चात एक नई सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे हम लोग वैदिक काल या वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्योंकि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय था तथा जबकि वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण थी। अगला पॉइंट दिया गया है इंपॉर्टेंट कि इस सभ्यता की संपूर्ण जानकारी वेदों में मिलती है, इसलिए इस काल को वैदिक काल भी कहा जाता है। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा है। वैदिक काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य अभी तक उपलब्ध हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब होता है चित्रित धूसर मृतभांड, लोहा, निवास स्थान, और साहित्य स्रोत होता है वेद जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व अरण्य व उपनिषद में इसके जो है उल्लेख की गई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है गातव्य हो हड़प्पावासी यानी लोहा से परिचित नहीं थे, केवल ये ताम्र और कांस्य से परिचित थे। लौह युग की शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद 1200 ईसा पूर्व के बाद हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है चार पुरातात्विक स्थलों की खुदाई यानी जखेड़ा, हस्तिनापुर, नोह तथा अतरंजी खेड़ा में सर्वाधिक लौहास्त्र मिले हैं। वैदिक काल दो हिस्सों में विभाजित हुआ, एक था ऋग्वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसमें आर्य संस्कृति का आगमन हुआ था, और जो है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था, जिसमें वेद एवं अन्य ग्रंथों की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक काल में आर्य के उदय, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। प्यारे साथियों, आज हम लोग वैदिक काल में आर्य संस्कृति, भारत में आर्यों का आगमन और जनजातीय संघर्ष, आर्थिक जीवन की शैली, राजनीतिक संगठन, कबीला एवं परिवार और सामाजिक या वर्ण व्यवस्था व ऋग्वैदिक देवी देवता के बारे में आज की क्लास में देखेंगे। यानी कहने का मतलब है आज हम लोग टोटल ऋग्वैदिक काल देखेंगे और कल की क्लास में जो है उत्तर वैदिक काल देखेंगे। हाँ, तो पहली हेडिंग उसमें से हो जाएगी कि आर्य संस्कृति क्या थी वैदिक काल में। आर्य संस्कृति में पहला पॉइंट दिया गया है आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। यानी आर्य संस्कृति में जो वैदिक काल है उसमें जो है ऋग्वेद में सब चीज़ इंडिकेट किया गया है कि ऋग्वेद में आर्य क्या करते थे। कहता है इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख जो है 36 बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारत में आर्य ईरान से होते हुए आए थे। ऋग्वेद की कई तथ्य ईरानी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि आरंभिक आर्यों का निवास भारत के पंजाब और हरियाणा के अलावा पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी था। अगला पॉइंट दिया गया है कि समाज पुरुष प्रधान यानी पितृसत्तात्मक तथा नारी को उचित सम्मान प्राप्त था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आर्य की सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु, जबकि सरस्वती नदी को नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी का सबसे पवित्र नदी कहा गया है। अगली हेडिंग दी गई है भारत में आर्यों का आगमन। इसमें जो है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है आर्यों के आगमन के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं। आर्यों का मूल निवास जो है आल्प्स पर्वत के पूर्वी भाग में बताया जाता है, जो कि वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान जो है मध्य एशिया माना जाता है, जिसका उल्लेख लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज में किया गया है। लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज में जिसका डिस्कस किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अविनाश चंद्र दास की पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिया में आर्यों का मूल निवास भारत में सप्त सैंधव प्रदेश से बताया जाता है। सैंधव प्रदेश के अंतर्गत आते हैं सिंधु, सरस्वती, झेलम नदी, रावी, ब्यास व सतलज नदियों के क्षेत्र जो है सैंधव प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक यथार्थ प्रकाश एवं इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन
आर्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास माना है, जिसका वर्णन इनकी पुस्तक द आर्टिकल होम ऑफ द आर्यंस में मिलता है। इनमें आर्यों का आगमन तिथि जो है 6000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। इससे रिलेटेड कुछ प्राचीन नाम दिए गए हैं और उनका जो है आधुनिक यानी प्रेजेंट टाइम में जो नाम है वह दिया गया है। कुर्म, कुर्म का आधुनिक में यानी अब कहा जाता है कुर्मन। और कुभा, कुभा जो है काबुल का पुराना नाम है। वितस्ता, वितस्ता जो है झेलम नदी का पुराना नाम है। आशकनी, आशकनी जो है चिनाब नदी का पुराना नाम है। परूषणी, परूषणी जो है रावी नदी का पुराना नाम है। और सद्री, सद्री जो है सतलज नदी का पुराना नाम है। वहीं जो है विपाशा, विपाशा जो है ब्यास नदी का पुराना नाम है। अगला दिया गया है सदानीरा, सदानीरा जो है गंडक नदी का पुराना नाम है। और हसदती, हसदती जो है घग्गर नदी का पुराना नाम था। गोमती, गोमती जो है गोमल नदी का पुराना नाम था। सुवस्तु, सुवस्तु जो है श्वास नदी का पुराना नाम था। सिंधु, सिंधी जो है इंडस नदी का पुराना नाम है। प्यारे साथियों, अब आर्यों का जनजातीय संघर्ष देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है भारत आने पर आर्यों का दास और दस्तु नामक स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में इनमें से वस्तु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है। आर्यों के 5 कबीले यानी अनु, द्रुद, परु, यदु, तुर्वस को पंचजन अथवा पंचजन्य कहा जाता है, जिनका विस्तार भारतीय महाद्वीप के पश्चिमी उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भागों में था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत क्रियु एवं त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे तथा इनके पुरोहित वरिष्ठ थे। भारत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों। भारत वंश के 10 राजा और सुदास तथा अन्य 10 जन उनके साथ थे। एक का नाम था पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुहम अकिन, पश्क, अलानस, विष्णिन और शिव। मध्यदास राज्य युद्ध यानी परुषणी का नाम था रावी, जिसको प्रेजेंट टाइम में जानते हैं, नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें से सुदास को विजय प्राप्त हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है इस युद्ध का कारण भरत वंश के राजा सुदास अपने पुरोहित विश्वामित्र को निष्कासित कर अनेक स्थान पर वरिष्ठ को नियुक्त करना था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो 7वें मंडल में जो है 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किया गया है, जिसका कारण क्या था, राज्य का विस्तार, जिसका कारण था राज्य विस्तार भी माना जाता है। अगला जो है पॉइंट दिया गया है उत्तर वैदिक काल में पराजित राजा पुरु और भरत बीच मंत्री संबंध स्थापित होने में नवीन कुरुवंश की जो है स्थापना कर दी थी इन्होंने। आर्यों का आर्थिक जीवन शैली, आर्यों के आर्थिक जीवन शैली के बारे में अधिकांश जानकारी जो है ऋग्वेद से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया आर्यों के जीवन में रथों एवं घोड़ों का अधिक महत्व था, जो भारत में उनकी सफलता के कारण माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आर्यों का मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन का उल्लेख मिलता है और घोड़ा उनमें से सबसे प्रिय पशु आर्यों का था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उन्हें कृषि का भी ज्ञान था, संभवतः इनका प्रयोग चरागाह के लिए किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आर्यों के बारे में कि ऋग्वेद में अवि मतलब होता है भीड़, अजा मतलब बकरी का अनेक बार उल्लेख हुआ है। संभवतः आर्य लोग हाथी, बाघ, बतख, गिद्ध से आर्य लोग परिचित नहीं थे, केवल अवि मतलब भेड़ और अजा मतलब बकरी से परिचित थे और घोड़ा वगैरह से परिचित थे। घोड़ा तो उनका प्रिय जानवर ही था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है, अतः अर्थात कभी ना मारने योग्य। अघन्या का अर्थ होता है कभी ना मारने योग्य। गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गाय को सर्वोत्तम धन माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि अर्थात गायों की खोज के बारे में है। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में भूमि यानी निजी संपत्ति नहीं होती थी। लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जो है भूमि पर अधिकार किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस वेद में गव्य एवं गवय्य शब्द का चारागाह के लिए प्रयोग किया गया है,
यानी ग्रामीण सभ्यता थी, और इस वेद में जो है गव्य एवं गवय्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, आर्यों द्वारा जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया गया उसे हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पुरोहित को दक्षिण के रूप में भूमि न देकर गाय और दसियां दी जाती थी। अगला पॉइंट दिया गया है कि धातु कर्म की जानकारी थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु सबसे पहले लोहा थी, जिसे हम लोग श्याम अयस कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि तांबा यानी खेतड़ी राजस्थान से लाया जाता था, जिसका अन्य नाम था अयस। अगला जो है पॉइंट दिया गया है, निष्क यानी शतमान, रजत, कृपा, स्वर्ण और चांदी की इकाइयाँ थी, जिसका प्रयोग मुना रूप में किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि धनी व्यक्ति अथवा राजा की गोपति कहा जाता था। युद्ध के लिए गवष्ट, गेसु, गव्य और गम्य शब्द जो प्रचलित थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, समय की माप के लिए गोधुल शब्द का प्रयोग किया जाता था, और दूरी के माप के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर और चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के लिए उल्लेख मिलता है। चर्मकार एवं कुम्भकार का भी उल्लेख मिलता है। चर्मकार एवं कुम्हार, न कि कुंभकार। अगला पॉइंट दिया गया है कि वैदिक काल में निष्क एवं शतमान नामक सिक्कों का भी प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि अयस शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में करघा के लिए, ओत एवं तंतु शब्द का प्रयोग ताने बाने के लिए, शुद्धव शब्द का प्रयोग ऊन के लिए किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में हिरण्य एवं सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए, जबकि तछन व तष्ट शब्द का प्रयोग बढ़ाई के लिए किया गया है। निष्क जो है सोने की एक मुद्रा थी। अगला देख लेते हैं आर्यों का राजनीतिक संगठन। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक ढांचा आरोही क्रम में कुछ इस प्रकार से है, आरोही अवरोही, समझे। आरोही क्रम में कुल था, फिर ग्राम था, विवश था, जन था, राष्ट्र था। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए, यानी सबसे छोटा कुल, फिर गांव, तो ग्राम, फिर विवश, फिर जन, फिर राष्ट्र। जनपति या राजा, इसकी इकाई थी जन। जन या मतलब विश्व का समूह। वो विश्वपति था, विश्व या वंश, ग्रामों का समूह। ग्रामणी, ग्राम यानी परिवार का समूह। कुलप, कुल या परिवार यानी एक ही रक्त के लोगों का समूह। वृहत्तम यानी ज्यादातर इकाई, जन व जब की लघुतम इकाई यानी कुल या परिवार। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में समाज जो है कबीले के रूप में संगठित हुआ था, जिसे हम लोग जन भी कहते थे। जन का प्रशासक कबीले का मुखिया या प्रधान करता था, जिसे राजन अर्थात राजा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल तक राजा वंशानुगत होते आए थे। अगला पॉइंट दिया गया है, राजा कबीलों से सलाह से लेता था। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी नामक प्रमुख अधिकारी भी थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ऋग्वेद में सभा, समिति, विदाता और गढ़ जैसे कई कबीलाई आधारित जन समूहों का उल्लेख है, जो विचार विमर्श व सामरिक और धार्मिक आयोजन भी किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, राजा का मुख्य कर्तव्य मवेशियों की रक्षा करना, कबीलों की रक्षा के लिए युद्ध करना तथा धन धान्य के लिए कबीले की ओर प्रार्थना करना। इसके बदले में प्रजा राजा को स्वैच्छिक कर के रूप में बलि देती थी। उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया था। ऋग्वेद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, कि राजा से राष्ट्र की रक्षा करने को कहा गया है। और ऋग्वेद काल में राजा का चुनाव करने के लिए वजह यानी अर्थवेद में सभा और समिति को यानी प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। प्यारे साथियों, आया है पॉइंट सभा। सभा शब्द के बारे में देख लेते हैं, आर्य का सभा कैसा था। सभा की उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। ऋग्वेद में 8 बार सभा की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, यह वृद्ध यानी वृद्ध मतलब होता है श्रेष्ठ, एवं अभिजात मतलब होता है संभ्रांत लोगों की संस्था थी। यह समिति की अपेक्षा छोटी भी थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सभा में पुरुष सदस्यों के लिए सभेश शब्द तथा स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसका अध्यक्ष सभापति होता था। सभा का प्रमुख कार्य जो है न्याय प्रदान करना था। समिति को देख लेते हैं, समिति क्या थी कि ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। यह एक आम जनप्रतिनिधि सभा यानी केंद्रीय राजनीतिक थी।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इस समिति के अध्यक्ष जो है कोपति या ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, समिति में राजकीय विषयों पर चर्चा होती थी तथा आपसी समिति में निर्णय किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, समिति का मुख्य कार्य जो है राजा का निर्वहन करना तथा उस पर नियंत्रण करना होता था। एक अगला शब्द आर्य में प्रयोग किया गया था, विदध। यह जो है आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसमें जो है जनसभा, इसे जो है हम लोग जनसभा भी कहते थे। ऋग्वेद में विदध शब्द का उल्लेख जो है 122 बार मिलता है। नेक्स्ट दिया गया है पॉइंट कि राय के अनुसार विदध संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों के लिए समृद्ध थी। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया गया है कि ऋग्वेद काल की सभा और विदध स्त्रियां भी भाग ली थी। इस प्रकार सभा समिति विदध वैदिक राज्यतंत्र में सहायक के रूप में काम करती थी। उत्तर वैदिक काल में यह संस्था लुप्त हो गई थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है प्यारे साथियों, प्रशासक का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुरोहित था। ऋग्वैदिक काल में जिन 2 पुरोहित ने प्रमुख भूमिका निभाई वे थे वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ रूढ़िवादी जबकि विश्वामित्र उदारवादी थे। विश्वामित्र ने आर्यों की समृद्धि के लिए गायत्री मंत्र की भी रचना की थी, जिसको गायत्री मंत्र हम लोग जानते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगला पॉइंट दिया गया है, पुरोहित के पश्चात सेनानी या सेना प्रमुख का पद होता था, जो कि भाला, कुल्हाड़ी, तलवार आदि जैसे वस्त्र चलाना जानता था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राजा किसी स्थायी सैन्य बल का निर्माण नहीं करते थे। युद्ध के समय विभिन्न कबीलाई समूह द्वारा सेना गठित होती थी, जिन्हें हम लोग व्रत, गढ़, ग्राम, सरदा कहा जाता था। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में युद्ध प्रायः धनुष बाणों से होता था। ऋग्वेद में पूर्वपथ ऋषणु का उल्लेख हुआ, जो प्रायः दुर्गों को गिराने के लिए एक यंत्र था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है प्यारे साथियों कि बड़े पैमाने पर भूमि या कृषि योग्य भूमि के प्रधान को व्रजपति कहा जाता था। अगला पॉइंट दिया गया है, परिवारों के प्रधान में कुलप और छोटे कबीलाई समुदाय के ग्राम कहा जाता था तथा ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, स्पथ जनता की गतिविधियों को देखने वाली एक गुप्तचर संस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। अगला पॉइंट देख लेते हैं प्यारे साथियों, कबीला एवं परिवार। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार या कुल होती थी, जिसका समाज में पितृसत्तात्मक कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ऋग्वेद में परिवार या कुल शब्द का उल्लेख नाम मात्र का उल्लेख मिलता है। आरंभिक वैदिक काल में परिवार को ग्रह शब्द से बार बार उल्लेखित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि कई परिवार मिलकर ग्राम या गोत्र तथा कई ग्राम मिलकर कबीले का निर्माण करते थे, जिसे हम लोग जन कहा जाता था। अगला पॉइंट दिया गया है कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की मूल आस्था अपनी जनजाति या कबीले से प्राप्त होती थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख लगभग 275 बार हुआ है, परंतु जनपद या क्षेत्र शब्द का प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, लोग जनजाति से जुड़े थे क्योंकि अभी तक न तो जमीन पर नियंत्रण था और न ही साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ऋग्वेद में कबीले के लिए प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण शब्द है विश, जिसका उल्लेख 170 बार जो है ऋग्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट दिया गया है प्यारे साथियों, परिवार संयुक्त होता था। परिवार का मुखिया पिता होता था। कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी। परिवार में पिता, माता, गुरु, बड़ों और अतिथि का सत्कार करना 5 धार्मिक कर्तव्य माने जाते थे, जिसे हम लोग पंच महाराज कहा जाता था। अगला पॉइंट दिया गया है, पिता को पुत्र को दान अथवा बेचने का अधिकार प्राप्त था, परंतु यह तात्पर्य कदापि नहीं था कि पिता पुत्र का संदर्भ कट्टरवादी था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, लोगों ने युद्ध लड़ने के लिए वीर पुत्र की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में बच्चों के मवेशियों की वृष्टि से इच्छा को बार बार उल्लेख मिलता था, परंतु पुत्रियों के लिए ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता था। अगला पॉइंट दिया गया है, महिलाएं अपने पति के साथ सभाओं में भाग लेती थी और बल भी चढ़ाती थी। अगला पॉइंट दिया गया है कि ऋग्वेद में नियोग प्रथा अथवा विधवा पुनर्विवाह का उल्लेख मिलता है, परंतु बाल विवाह के कई
कोई उदाहरण अभी तक नहीं मिला है। ऋग्वेद में विवाह योग्य आयु जो है 16 से 17 वर्ष बताई गई है। ऋग्वेद में जो है आर्यों की सामाजिक व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण का कहते हैं, ब्राह्मण का जो है निर्माण मुख से हुआ है। क्षत्रिय का निर्माण जो है भुजा से हुआ है और वैश्य का निर्माण जांघ से हुआ है। और वहीं जो है शूद्र का निर्माण की बात करें तो शूद्र का निर्माण जो है पैरों से हुआ है। ऋग्वेद के देवता के बारे में बताया गया है। पहले ऋग्वेद की देवी हैं सावित्री थी, पृथ्वी थी, उषा थी, अदिति थी, सिंधु थी और पुरापादि थी। और रात्रि थी और पुरादि थी, रात्रि थी, इला थी और अरण्ययानी थी, दिशान थी, आपा थी, सूर्या थी। और ऋग्वेद के जो देवता थे उनमें से आते थे इंद्र थे, अग्नि थी, वरुण थे, घाव थे, सोम थे, पर्जन्य थे और सूर्य थी व उषा थे। और जो है देवता आते हैं अश्वनी, पूषण, मित्र, विष्णु व मारुत। मारुत का मतलब होता है आंधी तूफान का देवता। विष्णु का मतलब होता है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता देवता। मित्र का मतलब होता है प्रकाश देवता। उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता कहा जाता है। और पूषण मतलब होता है आरण्य में पशुओं के देवता, जबकि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दबा के शेयर करिए। धन्यवाद।